हमारे माइंड के मॉडल को। देखते हैं, मैं आपको एक एनिमेशन के द्वारा इसे समझाता हूं। ये हैं हम और आप, और हमारे लाइफ में एक चीज कॉमन चल रही है, वो है घटनाएं। घटनाएं मतलब घटना जो 24/7 चलती है। लेकिन इन घटनाओं को हमारा माइंड रिसीव कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा मैंने पिछले टॉपिक में बताया कि हमारा कॉन्शियस माइंड इन घटनाओं को 5 सेंसेस के द्वारा रिसीव करता है। ये 5 सेंसेस हैं विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक यानी स्मेल, टेस्ट और टच की सेंसेशन। स्मेल, टेस्ट और टच, इन तीनों को हम मिलाकर एक बड़ा नाम दे देते हैं काइनेस्थेटिक यानी फीलिंग। और ऑडिटरी, विजुअल, ये दूसरे पार्ट हो गए, VAKOG, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक के अंदर 3 पार्ट, स्मेल, टेस्ट एंड फीलिंग्स या टच सेंसेशन। कोई भी घटना को या तो हम देखकर, सुनकर या महसूस कर कर रिसीव करते हैं। ये है रिसीविंग सेंसर। जो भी घटनाएं हमारी लाइफ में चल रही हैं 24/7, इन्हें हमारा माइंड कैसे रिसीव करता है? 5 सेंसेस के द्वारा। ये 5 सेंसेस के द्वारा रिसीव करने के बाद वो इन सारी घटनाओं को कहां पर डाल देता है? स्टोरेज में, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो स्टोर हाउस है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो समझना बहुत जरूरी है। ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये रिसीविंग स्टेशन है और सबकॉन्शियस माइंड परसीविंग स्टेशन है। जो रिसीविंग है वो 5 सेंसेस के द्वारा हो रही है, लेकिन रिसीव करने के बाद ये जो माइंड है, कॉन्शियस माइंड, सेम टू सेम एज इट इज इंफॉर्मेशन को सबकॉन्शियस में स्टोर नहीं करता। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना होगा, क्योंकि घटनाओं को रिसीव करने के बाद वापस परसीव करने के लिए उसके बीच में एक गेम होता है, एक फिल्टर लेयर लगी होती है, जिसे हम बोलते हैं डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइजेशन। ये 3 इवेंट आपकी एक फिल्टर लेयर है, उसके थ्रू इंफॉर्मेशन पास होती है, फिर जाकर सबकॉन्शियस में स्टोर होती है। कैसे? ध्यान से सुनिए। हम घटनाओं को, हमारी लाइफ में जितनी भी इंफॉर्मेशन चलते रहती हैं, उनमें से सारी की सारी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस में स्टोर नहीं करते। बहुत सारी चीजें डिलीट कर देते हैं। कैसे डिलीट कर देते हैं? जैसे आप अपने घर से ऑफिस के लिए निकले, आपने बहुत सारी गाड़ियों को देखा, बहुत सारे लोगों के चेहरों को देखा, लेकिन ऑफिस जाने के बाद आपको कितनी गाड़ियों के नंबर याद रहे, कितने रास्ते में जो होर्डिंग्स दिखाई दिए वो याद रहे, कितने लोगों का चेहरा याद रहा? शायद 1 या 2, या वो भी नहीं। क्यों हुआ ऐसा? यानी माइंड ने हजारों इंफॉर्मेशन ली, लेकिन उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन को ही उसने याद किया जो उसके रेलेवेंट थी, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट थी। सेम टू सेम अगर हम अपने घर की बालकनी से बाहर देखते हैं तो हमारे आईज के सामने 25 लाख इंफॉर्मेशन एट ए टाइम हमें मिलती हैं, लेकिन जानते हैं इसमें से मात्र 7 से 8 इंफॉर्मेशन हमारा माइंड एट ए टाइम स्टोर करता है। बाकी इंफॉर्मेशन का क्या हुआ? डिलीट हो गई। अब ये जो डिलीट हुआ, ये हमारे अच्छे के लिए भी होता है और बुरे के लिए भी। कैसे? ये हमारे फायदे की बात भी है और ये नुकसान की भी। फायदा कैसे? इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दिन में मिलती हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हमारा माइंड स्टोर कर ले तो ये स्टोरेज हाउस फुल हो जाएगा, मेमोरी फुल हो जाएगी, और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर आ गई उसकी वजह से आपका जीना दूभर हो जाएगा। लेकिन नुकसान कैसे? नुकसान इस तरीके से कि हमारे माइंड को यह नहीं पता होता कि वो डिलीट क्या कर रहा है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है वो डिलीट हो जाती है। और ये डिलीट का जो फिल्टर है ये किसके ऊपर आधारित होता है? हमारे बिलीफ के ऊपर, हमारी वैल्यूज के ऊपर, हमारी आइडेंटिटी के ऊपर। यानी कि हम क्या चीज डिलीट करेंगे और क्या स्टोर करेंगे, ये हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन पर आधारित होता है, हमारे बिलीफ पर आधारित होता है। डिलीट, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिलीट करते रहते हैं और बहुत सारी चीजें
उसमें से छांट छांट कर स्टोर भी करने रहते हैं। क्या चीज स्टोर करना है और क्या डिलीट करना है, यह डिपेंड करता है हमारे बिलीफ पर, पुराने एक्सपीरियंसेस पर, हमारी आइडेंटिटी पर, हमारी एजुकेशन पर, हमारे स्किल पर, हमारे इंटरेस्ट पर। तो इस तरीके से सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमने रिसीव की किसी भी घटना से, वो हमने डिलीट करने के बाद स्टोर कर दिया। दूसरा होता है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मीनिंग है कि हम घटनाओं को वैसा का वैसा स्टोर नहीं करते जैसा हम उन्हें रिसीव करते हैं। हम उनके अंदर एक मीनिंग अटैच कर देते हैं। मीनिंग मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, आपने इंफॉर्मेशन क्या ली? खाना आपको मिला। अब ये खाना टेस्टी था या टेस्टी नहीं था। कोई पर्सन से आप मिले, इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग नहीं था। कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली, रेलेवेंट या नॉन रेलेवेंट। कोई चीज आपके साथ हुई, बुरा या अच्छा। यानी ये सारी चीजें, गुड और बैड, इंटरेस्टिंग नॉट इंटरेस्टिंग, टेस्टी नॉन टेस्टी, रेलेवेंट नॉन रेलेवेंट, ये सारी चीजें क्या हैं? ये एक मीनिंग होता है जो हम घटनाओं को दे देते हैं, उसके बाद स्टोर करते हैं। यानी कोई भी इवेंट जो हमारे सामने चल रहा है, ये इवेंट को हम स्टोर करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक मीनिंग के साथ। दिस इज कॉल्ड डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन का मतलब होता है जो हमने घटना देखी उसका एक मीनिंग हमने अपने लिए बनाया और उसको फिर सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर दिया। और हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से डिस्टॉर्ट करता है। और तीसरा होता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड में पहले से कुछ इंफॉर्मेशन रखी हुई है, हमें कुछ चीजें पहले से पता है। हम जो भी घटना को देख रहे हैं उसको पुरानी घटना के साथ मैच करके या मिसमैच करके उसका एक जनरलाइज्ड व्यू हमारी माइंड के अंदर स्टोर करते हैं। कैसे? जैसे आप मान लीजिए 3 बार मुंबई गए और तीनों बार आपकी ट्रेन के अंदर पॉकेट कट गई, तो अब आप क्या करोगे? जब भी आप कोई आपसे कहेगा कि वो मुंबई जा रहा है, आप बोलोगे कि भाई ध्यान से जाना, जेब कतरों की सिटी है। यानी आपने मुंबई को एक जेब कतरों की सिटी बना दिया। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 बार वो घटनाएं घटी है, जनरलाइज्ड कर दिया आपने। जबकि जो दूसरा व्यक्ति है वो हो सकता है 40 बार मुंबई गया हो और उसको एक बार भी जेब नहीं कटी हो। वो बोलेगा कि मुंबई तो बहुत अच्छी जगह है यार, वहां तो बहुत ईमानदार लोग रहते हैं। तो कैसे हुआ ये? क्योंकि आपने 3 बार जो घटना घटी उसके बाद आप बार बार उसी को जनरलाइज कर रहे हो। बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। यानी कि एक बार जो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है फिर आप उसे जनरलाइज कर लेते हो। 3 बार आपको धोखा मिला, चौथी बार आप लोगों पर विश्वास करना। जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति से मिलोगे तब आप उस समय उसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे। 3 बार फेलियर क्या मिला? आप कोई भी नया बिजनेस करने से पहले बहुत ही कॉन्शियस हो जाओगे। यह है जनरलाइजेशन। ये जितना भी जनरलाइजेशन है, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइजेशन, हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड। ये तीनों फिल्टर एक साथ चलते रहते हैं, या यूं कहें 24/7 हमारी लाइफ में घटनाएं चलती रहती हैं। और ये घटनाओं को हम VAKOG, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, स्मेल, टेस्ट और टच या फीलिंग्स, इन सेंसेशंस के द्वारा, इन 5 सेंसेस के द्वारा, 5 इंद्रियों के द्वारा रिसीव करते हैं। और रिसीव करने के बाद सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते हैं। लेकिन स्टोर करने से पहले इन्हें डिलीट, डिस्टॉर्ट या जनरलाइज कर देते हैं। कुछ चीजें लेते हैं, बाकी को डिलीट कर देते हैं। डिस्टॉर्ट, उसका एक मीनिंग निकाल देते हैं। जनरलाइज मतलब उसको जनरलाइज कर देते हैं पुरानी घटनाओं के साथ मैच और मिसमैच करके। इस तरीके से हम उसके बाद अपने माइंड के अंदर एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या परसेप्शन। एक हुआ रिसेप्शन और एक हुआ परसेप्शन। लेकिन रिसेप्शन और परसेप्शन में एक डिफरेंस है। क्या है? डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइजेशन का। हमने कुछ चीजें डिलीट कर दी, कुछ डिस्टॉर्ट कर दी, जनरलाइज कर दी। उसके बाद हमने उस घटना का एक परसेप्शन हमारे माइंड में स्टोर किया और उसके हिसाब से ही फिर हम आगे बिहेव करते हैं, हमारा मूड होता है।
मैं आपको डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज्ड को और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा कूलर के पास गया, जैसे उसने कूलर को टच किया उसे करंट लगा। अब बच्चे को एक एक्सपीरियंस हुआ कूलर से करंट लगने का, अगली बार फिर कूलर के पास गया, फिर करंट लगा, 2 बार उसे करंट लग गया। अब अगली बार से बच्चा कूलर को करंट मारने वाली मशीन का नाम दे देता है, क्योंकि उस बच्चे के हिसाब से ये करंट मारने वाली मशीन हो गई, ठंडा करने की मशीन नहीं हुई। डिस्टॉर्ट, जनरलाइज्ड। एक सुनसान रास्ता है, सुनसान रास्ते पर 4 लोग खड़े हुए हैं, एक छोटा बच्चा, एक फीमेल, एक सेठ जी जिसके पास एक बड़ा सा ब्रीफकेस है, उसके अंदर करीब करीब 10-20 लाख रुपए रखे हुए हैं, और फोर्थ है एक चोर। सुनसान रास्ता है, लाइट नहीं है, रात का समय है, सबको, तीनों को डर लगेगा। किसको? बच्चे को भी, फीमेल को भी, सेठ जी को भी। चौथा व्यक्ति, उसके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है। घटना क्या है? सुनसान रास्ता, रात का समय और लाइट नहीं है, अंधेरा है। लेकिन इन तीनों के लिए ये एक डर है, ये इवेंट एक बहुत बड़ा दुर्घटना है, और इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। किसके लिए? चोर के लिए। क्यों? क्योंकि इसके माइंड ने, चोर के माइंड ने अलग तरीके से इंफॉर्मेशन को डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज किया, लेकिन बच्चे के माइंड ने, सेठ के माइंड ने और फीमेल के माइंड ने उसे अलग तरीके से डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज किया। इसीलिए इन तीनों का जो डर का लेवल है वो भी अलग अलग होगा। बच्चा कम डरा हुआ होगा, फीमेल थोड़ा उससे ज्यादा, और सेठ हो सकता है बहुत ज्यादा डरा हुआ हो। तो ये डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइजेशन हम हर समय करते रहते हैं, और उसके हिसाब से ही परसेप्शन लेकर आते हैं, इवेंट को परसीव करते हैं। और ये जो डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइजेशन है, इन फिल्टर का एक ओवरऑल फिल्टर प्रोसेस कैसे होता है, ये डिपेंड करता है आपके बिलीफ के ऊपर। पहले से आपके बिलीफ क्या है, एजुकेशन लेवल के ऊपर, आपके किस प्रकार की एजुकेशन हुई है, आपका अपब्रिंगिंग के ऊपर, आपकी आइडेंटिटी के ऊपर, आपके आउटकम के ऊपर, ये सारे फिल्टर आपके माइंड में लगे हुए होते हैं। उन सारे फिल्टर्स के थ्रू होते हुए घटना को आप रिसीवल के बाद परसीव करते हैं। यानी जो आपका रिसीविंग है वो आपका परसीविंग नहीं है, आपने परसीव करने से पहले उसे डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज कर। डियर फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में जब से हम पैदा हुए हैं एक ही चीज कांस्टेंट है, वो क्या है? घटनाएं, इवेंट्स। 24/7 कोई ना कोई घटना चल रही है। लाइफ की पहली घटना थी जब हम पैदा हुए थे और सिस्टर ने ऐसा उठाया और एक झापड़ मारा, हमने रोना शुरू किया। और लाइफ की लास्ट घटना है जब 4 लोग हमें कंधे पर लेकर जा रहे होंगे। और इन दोनों की घटनाओं के बीच में, इवेंट 1 और इवेंट लास्ट, इन दोनों के बीच में जो भी घटनाएं घट रही हैं वही तो लाइफ है। लेकिन इस घटनाओं को हम कैसे रिसीव करते हैं और परसीव कैसे करते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये जो भी घटनाएं हमारी लाइफ में घट रही हैं, इन्हें हम कॉन्शियस माइंड के द्वारा रिसीव करते हैं। ये रिसीविंग स्टेशन है, कॉन्शियस माइंड। लेकिन कॉन्शियस माइंड कैसे रिसीव करता है? 5 सेंसेस के साथ। कौन सी 5 सेंसेस? आईज, ईयर, टेस्ट, स्मेल और स्किन, टच। इन पांचों को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक है विजुअल, एक है ऑडिटरी, और ये जो टेस्ट, स्मेल और टच है इसको हम नाम दे देते हैं काइनेस्थेटिक, फीलिंग। तो V, A और K, इन 3 चीजों के द्वारा हम पूरी घटनाओं को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद ये सारी चीजें सबकॉन्शियस में स्टोर होती हैं, यानी परसेप्शन। हम क्या सोचते हैं कि जो हम रिसीव कर रहे होते हैं वही हम परसीव कर रहे होते हैं। यहां सबसे बड़ा पॉइंट है समझने का। जो हम रिसीव कर रहे होते हैं उसके परसेप्शन से पहले हमारा माइंड हमारे साथ एक गेम खेलता है जिसमें उसमें कुछ फिल्टर लगे होते हैं, जो होते हैं डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज के, जो मैंने अभी आपको समझाए। लेकिन ये जो डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज के फिल्टर हैं, यानी घटना का पूरा पार्ट स्टोर नहीं करते, मैक्सिमम चीजें डिलीट करते हैं, कुछ को स्टोर करते हैं। घटना को एज सच रिसीव नहीं करते, उसका कुछ मीनिंग निकाल के
स्टोर करते हैं, और जनरलाइज्ड मतलब पुराने एक्सपीरियंस के साथ उसको मैच करके उसका एक मीनिंग निकालते हैं। लेकिन ये जो डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज के फिल्टर हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं? क्या चीज डिलीट करेंगे, क्या डिस्टॉर्ट करेंगे, कैसे डिस्टॉर्ट करेंगे, कैसे जनरलाइज करेंगे? इनके नीचे एक और फिल्टर लेयर है जिसका नाम है बिलीफ, वैल्यूज, मतलब उसकी प्रायोरिटी क्या है, आइडेंटिटी, उसका आइडेंटिटी क्या है, और पुराने एक्सपीरियंसेस और पुराने आउटकम। ये सारी चीजें फिल्टर का काम करती हैं। मान लीजिए आपके बचपन से बिलीफ बने हुए हैं कि पैसा कमाना, ज्यादा पैसा कमाना बुराइयां लेकर आता है, तो आप क्या करेंगे? जहां पर भी ज्यादा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी होगी, आपके माइंड का बिलीफ उन अपॉर्चुनिटी को आपसे दूर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में तो बिलीफ बना हुआ है कि ज्यादा पैसा से बुराइयां आएंगी और आप बुरा इंसान बनना नहीं चाहते हैं। सेम टू सेम आइडेंटिटी, एक मेल और एक फीमेल हर घटना को अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं क्योंकि उसकी आइडेंटिटी होती है। आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी भी आपके परसेप्शन को बदलती है। आपका रिलीजन, आपकी अपब्रिंगिंग और आपके लाइफ के आउटकम, ये सारी चीजें आपके इन डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज के फिल्टर को अफेक्ट करती हैं। यानी यूं कहें, हम किसी भी घटना को रिसीव करने के बाद बहुत सारे फिल्टर से गुजार के उसके बाद उसे परसीव करते हैं, और जो परसेप्शन होता है वो रियलिटी से बिल्कुल अलग होता है। इट मीन्स योर परसेप्शन इज नॉट रियलिटी, रियल रियलिटी, इट इज द योर रियलिटी। योर परसेप्शन इज योर रियलिटी, नॉट द रियल रियलिटी। और हम क्या सोचते हैं? यही रियल है। इसीलिए बोलते हैं कई बार आंखों देखी, कानों सुनी बात भी झूठ हो जाती है। किसी ने, आपके दोस्त ने आपको कहा कि तेरे बारे में वो ऐसा बोल रहा था, एक उसका परसेप्शन, और उसने किसी और से सुना होगा, उसका भी एक परसेप्शन। ओरिजिनल कंटेंट क्या था किसी को पता नहीं चला, लेकिन वो डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज्ड होकर जब तक आपके पास पहुंचा, उसका मीनिंग पूरा चेंज हो चुका था, वो घटना पूरी चेंज हो चुकी थी। इसीलिए कहा जाता है परसेप्शन इज नॉट द फाइनल रियलिटी। जो हम परसीव कर रहे होते हैं वो हमारा परसेप्शन होता है, हमारे फिल्टर होते हैं। जो दूसरा परसीव कर रहा है उसने अपने फिल्टर यूज किए हैं। घटना को देखने का नजरिया हर किसी का अलग अलग होता है। इसीलिए तो एक न्यूज चैनल, एक घटना जो सुबह घटी होती है, एक न्यूज चैनल उसे अपने परसेप्शन से दिखाता है, दूसरा न्यूज चैनल उसे अपने परसेप्शन से दिखाता है। एक व्यक्ति उसे इस तरीके से परसीव कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे तरीके से परसीव कर रहा है। कई बार आप न्यूज चैनल पे सुनते हैं, आप बोलते हैं कि इसका व्यू बायस्ड है। क्यों? क्योंकि इसके जो बिलीफ हैं वो एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं, इसीलिए ये पर्टिकुलर पार्टी के फेवरेबल टीवी चैनल है। कई बार आप बोलते हैं कि नहीं, ये जो दूसरा चैनल है ये दूसरी पार्टी से रिलेटेड है, ये घटना को डिस्टॉर्ट करके, डिलीट करके, जनरलाइज करके दूसरे तरीके से दिखाता है। यानी कि वो अपना अपना परसेप्शन दिखा रहे होते हैं उस घटना का, जबकि रियल घटना कुछ और ही होती है। ऐसा आप समझते होंगे, आपने महसूस भी किया। सेम टू सेम हमारी लाइफ में होता है। जब हम बोलते हैं कि ये मेरी बात समझता ही नहीं है, मेरे घर वाले मेरी बात समझते ही नहीं है, एक्चुअल में होता क्या है, उनका परसेप्शन अलग है, आपका परसेप्शन अलग है। ये क्यों हुआ परसेप्शन अलग अलग? क्योंकि हम सब अलग अलग फिल्टर यूज कर रहे हैं। और ये अलग अलग फिल्टर क्या है? डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज। ये तो बेसिक फिल्टर है, डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज। लेकिन इसके नीचे के जो फिल्टर्स हैं, हर किसी के अलग बिलीफ हैं, हर किसी की अलग आइडेंटिटी है, हर किसी का पालन पोषण अलग अलग से हुआ है, हर किसी की एजुकेशन अलग अलग तरीके से हुई है। ये जो सारी चीजें अलग अलग हैं, इसकी वजह से अलग अलग फिल्टर हर कोई अलग अलग प्रोग्राम करता है। कोई कुछ चीजों को डिलीट करता है, कोई कुछ दूसरी चीजों को डिलीट करता है, इसलिए परसेप्शन अलग अलग हो जाता है। लेकिन ये सब आज सारी बातें मैं आपके साथ क्यों कर रहा हूं? मैं इसीलिए कर रहा हूं कि आज की डेट में लड़ाई क्या है। लड़ाई ये है कि मैं आपको यहां से एक 6 दिखा रहा हूं, मुझे 6 दिखाई दे रहा है, आपको 9 दिखाई दे रहा है, आप बोल रहे हैं 9, मैं बोल रहा हूं 6, और हम लड़ रहे हैं। योर परसेप्शन इज ऑल्सो रियलिटी, माई परसेप्शन इज ऑल्सो रियलिटी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये 9 है। मेरे परसेप्शन से 6, आपके परसेप्शन से 9, लेकिन लड़ हम सब रहे हैं। ये मॉडल, माइंड का मॉडल आपको ये समझाता है कि आपको ये समझना है हर किसी का परसेप्शन उसके फिल्टर के अकॉर्डिंगली है, तो उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बस उसके परसेप्शन को समझना है, अपने परसेप्शन को समझना है, और यही बात उसे भी समझानी है कि योर परसेप्शन इज योर रियलिटी, माई परसेप्शन इज माई रियलिटी, नथिंग इज रियल रियलिटी।
रियल रियलिटी तो कुछ और ही है। यानी आप अगर एक बुक की समरी पढ़ते हैं, किसी ने एक बुक की समरी को लिखा, तो जो बुक की समरी जिसने लिखी उसका आपने समरी को पढ़ने के बाद उसके परसेप्शन को समझा उस बुक को लेकर। सेम टू सेम किसी मूवी के रिव्यूज देखते हैं आप, क्रिटिक्स होते हैं कहीं, वो अपने अपने रिव्यूज देते हैं, तो एक रिव्यूज जो होते हैं वो उसका परसेप्शन होता है। ये परसेप्शन यूं कहें हम अपनी माइंड में जो परसीव करते हैं वो रियल पिक्चर नहीं होती, रियल घटना कुछ और होती है, हम उसे डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज करने के बाद यहां स्टोर कर लेते हैं। ये सब तो आपने समझा, लेकिन ये जो डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज करने के बाद अंदर में जो बनाया, इसका क्या इफेक्ट होता है? इसी से तो मूड बनता है, इसी से इमोशनल स्टेट होती है। हमारा मूड बाहरी घटनाओं की वजह से बदलता नहीं है। किसकी वजह से बदलता है? जो हम उसे परसीव कर लेते हैं। किस तरीके से हम एक्सटर्नल इवेंट को परसीव कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा इंटरनल मेंटल स्टेट चेंज होता है, जिसे हम बोलते हैं मूड स्टेट, इमोशनल स्टेट। एक व्यक्ति को आपने देखा, जैसे ही देखा आपको गुस्सा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि पास्ट में उसने आपके साथ बहुत सारा गड़बड़ किया है, धोखा दिया है। दूसरा व्यक्ति जैसे ही आपको दिखाई दिया, आपको खुशी महसूस हुई। क्यों महसूस हुई? क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। ये आपको किसने बताया? डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज आपके माइंड ने बताया, जनरलाइज ने बताया, पास्ट के इवेंट्स ने बताया। यानी कि मूड जो होता है, जो इवेंट हम परसीव करते हैं, उसकी वजह से हमारा एक मूड बनता है। अब ये मूड क्या होगा? या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यानी इमोशनल स्टेट दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव इमोशनल स्टेट जैसे कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, लव, कॉन्फिडेंस, ब्लिस, ये सारी पॉजिटिव स्टेट हैं। फिर नेगेटिव स्टेट्स क्या हैं? फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिप्रेशन, फियर, जेलेसी, डिप्रेशन, लो एनर्जी, ग्रीफ, ये सारे क्या हैं? नेगेटिव स्टेट। यानी कि जो भी हम घटना को परसीव करते हैं, उसके बाद इमीडिएट हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, इनर फिजियोलॉजी चेंज होती है। एक हमारी बॉडी में चेंज होता है और दूसरा हमारी माइंड से हमारी इमोशनल स्टेट चेंज होती है। आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव, जो भी होगा दो ही स्टेट में से एक होगा। घटना को आप डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज करने के बाद जो एक फाइनल इमेज यहां बनाते हैं, उसकी वजह से होता है मूड, और मूड की वजह से आपकी आइदर पॉजिटिव इमोशनल स्टेट होती है या नेगेटिव इमोशनल स्टेट होती है। लेकिन जब जब आप नेगेटिव इमोशनल स्टेट में होंगे, तब तब आप अनरिसोर्सफुल हो जाएंगे। यानी जो भी आपके पास स्किल है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, उनको आप यूज नहीं कर पाओगे। जब जब आप पॉजिटिव स्टेट में होंगे, तब तब आपके माइंड की क्रिएटिविटी और यूज होगी। आपने देखा होगा, मान लीजिए आप कुछ कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, कुछ आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, आप अच्छे मूड की तलाश करते हैं, वो स्टेट में आना चाहते हैं, ढूंढते हैं वो जगह जहां पर आप अपनी स्टेट में आ सकें। किसी गार्डन में जाते हैं, किसी वाटर बॉडी के पास बैठने की कोशिश करते हैं, कोई म्यूजिक चलाते हैं। क्यों? तो कि आप अपनी इमोशनल स्टेट को पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज करना चाहते हैं। जैसे आप उस इमोशनल स्टेट में आते हैं, वो कंटेंट डिलीवर होना शुरू हो जाता है, वो क्रिएटिविटी आपके अंदर आ जाती है। आप अच्छा लिख रहे थे, इमीडिएट कुछ ऐसा हुआ आसपास कि आपको गुस्सा आ गया, और जैसे ही गुस्सा आया आप नेगेटिव इमोशनल स्टेट में चले गए, इमीडिएट आपका क्रिएटिव कंटेंट आना बंद हो जाता है। ये क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि अब आप नेगेटिव इमोशनल स्टेट में चले गए, और जैसे ही आप नेगेटिव इमोशनल स्टेट में चले जाते हैं, आप अपने माइंड के रिसोर्सेज तक नहीं पहुंच पाते। ये वैसा ही होता है कि जैसा आपके पास बहुत सारा पैसा घर में रखा हुआ है, लेकिन अभी आपको 100 रुपीज की जरूरत है, लेकिन जिस तिजोरी में पैसा रखा हुआ उसकी चाबी गुम हो गई। आपको 10 रुपीज उसमें से यूज नहीं कर पाएंगे, 100 रुपीज तो दूर की बात। सेम टू सेम, जब आपके पास बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, स्किल होता है, आप बहुत वाइज इंसान हैं, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, बहुत सारे आपने बिहेवियर ट्रेनिंग ली है, लेकिन सड़क पर आप जा रहे हैं नई नई गाड़ी लेकर, पीछे से किसी ने ठोक दिया, आपका इमोशनल स्टेट एकदम एंग्री हो गया और आप उतर के सड़क पर एक बिल्कुल जाहिल गवार टाइप का बिहेव करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी इमीडिएट इमोशनल स्टेट नेगेटिव हो गई।
तो जब जब आप अपने इमोशनल स्टेट की नेगेटिव स्टेट में जाएंगे, तब तब आपके पास जितने भी रिसोर्सेज रहेंगे, जितने भी स्किल रहेंगे, जितनी भी ट्रेनिंग रहेंगी, किसी काम की नहीं है। उनकी चाबी गुम हो जाएगी, उनकी चाबी गुम हो जाएगी। इस बात को समझिए। तो इमोशनल स्टेट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी क्रिएटिव करना है, प्रोडक्टिव करना है, तो आपको पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में रहना पड़ेगा, पॉजिटिव मूड बना के करना होगा। और यही पॉजिटिव इमोशनल स्टेट को हम लंबे समय तक, आप जिस मूड में रहते हैं वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आप खुद ही बोलते होगे यार वो आदमी खड़ूस है, वो आदमी बहुत खुशनुमा इंसान है, वो प्लीजेंट पर्सनैलिटी है, जॉली नेचर का इंसान है। क्यों? क्योंकि आपने उसे मैक्सिमम टाइम जॉली नेचर में देखा है। खड़ूस क्यों है? क्योंकि आप जब भी उसे मिलने जाते हैं वो खड़ूसियत से बिहेव करता है। यानी कि जब आप माइंड की इमोशनल स्टेट को लगातार बार बार रिपीटेडली एक ही इमोशनल स्टेट में रहते हैं, वो आपकी आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। लोग आपको उस नाम से जानने लग जाएंगे। क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में इसे फॉर्म कहा जाता है। आप बोलते हैं ना कि वो खिलाड़ी आउट ऑफ द फॉर्म हो गया। एक समय था सचिन और कांबली दोनों साथ में आए। सचिन अभी तक फॉर्म में थे और कांबली कुछ दिनों के बाद आउट ऑफ फॉर्म हो गए, इसीलिए वो टीम से अलविदा हो गए। फॉर्म, क्रॉनिक इमोशनल स्टेट। फॉर्म क्या है? कुछ नहीं, आपकी इमोशनल स्टेट ही है। एक म्यूजिशियन जब ग्रूव में आता है तो जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है, गिटार बजाता है, वो फुल मूड में होता है, फुल इमोशनल स्टेट में होता है। यानी कि मूड, स्टेट, ग्रूव, फॉर्म, जोन ऑफ एक्सीलेंस, ये सारे आपकी मनोदशा ही हैं, मेंटल स्टेट ही हैं। नाम कुछ भी दें, अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है, एक रिसोर्सफुल है, एक अनरिसोर्सफुल है। जितनी भी नेगेटिव इमोशनल स्टेट है वो अनरिसोर्सफुल है, जितनी पॉजिटिव इमोशनल स्टेट है वो रिसोर्सफुल है। रहना किस में है? रिसोर्सफुल में। अगर आप अनरिसोर्सफुल में गए, ना तो आप प्रेजेंट की सिचुएशंस को हैंडल कर पाओगे, ना कोई प्रोडक्टिविटी कर पाओगे, ना क्रिएटिविटी होगी, डिसीजन मेकिंग जीरो हो जाएगी। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजी भी नेगेटिव हो जाता है। इलनेस नेगेटिव इमोशनल स्टेट है, वेलनेस पॉजिटिव इमोशनल स्टेट है। जितने भी आपकी डिजीज हैं वो क्रॉनिक नेगेटिव स्टेट का ही एक कारण है। जितने लंबे समय तक आप क्रॉनिक नेगेटिव स्टेट में रहे हो, उतनी देर में बॉडी के अंदर इलनेस की मोड एक्टिवेट हो गई। चाहते आप वेलनेस हैं, चाहते आप हैप्पीनेस हैं, चाहते आप जॉय हैं, चाहते आप एनर्जेटिक हैं, चाहते आप क्लैरिटी हैं, हो क्या रहा है? कंफ्यूजन। हो क्या रहा है? चाहते हैं आप डिलाइटफुल रहना, रह रहे हैं डिप्रेस्ड। चाहते हैं आप एनर्जेटिक रहना, रह रहे हैं एंग्री। चाहते हैं आप फ्रूटफुल रहना, रह रहे हैं फियरफुल। कैसे होगा? अगर आप चाहते हैं अपने आप को पॉजिटिव रखना, तो आपको ये माइंड मॉडल समझना होगा। ये जो माइंड की स्टेट्स हैं, ये कहां से बनी? ये इवेंट को देखकर जो हमने परसीव किया, रिसीविंग से नहीं। जो घटना घट रही है वो सबके लिए सेम घट रही है। अभी कोरोना आया हुआ है, सबके लिए कोरोना सेम है, लेकिन इस कोरोना को कुछ लोग अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं, वो इसे अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी का वो जमकर फायदा उठा रहे हैं। कोई मास्क बेच रहा है, कोई सैनिटाइजर बेच रहा है, वो उसे एक अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं। और कुछ लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इसको एक थ्रेट समझ रहे हैं, वो शांत होकर बैठ गए हैं और उनको नुकसान पे नुकसान होते जा रहा है। और कुछ कंपनी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी समझा, उन्होंने अपने बिजनेस को चेंज किया और इस थ्रेट को एक अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट करके अपनी इमोशनल स्टेट को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा और रिसोर्सफुल रहे, और वो आज एक प्रॉफिट कमा रहे हैं। सेम टू सेम हमारी लाइफ में 24/7 जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसको हम किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी इमोशनल स्टेट होगी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव इमोशनल स्टेट में हैं तो हम रिसोर्सफुल हैं, नेगेटिव में हैं तो अनरिसोर्सफुल हैं। अच्छा, स्टेट कोई भी हो, इमोशनल, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक चीज होगा दोनों का एंड रिजल्ट, वो है आपके एक्शन। कोई भी इमोशनल स्टेट है, उसके बाद आप एक्शन ही तो लोगे, डिसीजंस लोगे, एक्शंस लोगे, और एक्शंस और डिसीजन की वजह से आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको जानकर यह पता होना चाहिए कि जब जब आप नेगेटिव इमोशनल स्टेट में होंगे, तब आपके एक्शन और डिसीजंस भी नेगेटिव होंगे, और एक्शंस और डिसीजन नेगेटिव होंगे
तब आपको रिजल्ट्स भी नेगेटिव ही मिलेंगे। अल्टीमेटली सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपके डिसीजंस पर, आपके एक्शंस पर, आपके बिहेवियर पर। और ये तीनों चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? ये तीनों चीजें डिपेंड करती हैं आपकी इमोशनल स्टेट पर। स्किल, ट्रेनिंग, नॉलेज अपनी जगह है, अगर आपकी इमोशनल स्टेट बिगड़ी हुई है वो किसी काम का नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, एक बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी ग्रैबिंग मेमोरी पावर बहुत शानदार है, बहुत अच्छे से उसने याद किया साल भर, और साल भर याद करने के बाद वो एग्जाम में गया, एग्जाम में जाते ही वो कौन सी स्टेट में हो गया? पहला क्वेश्चन उसे नहीं आता था, आउट ऑफ सिलेबस था, वो एकदम से घबरा गया। अब उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस थे वो भी वो अटेम्प्ट नहीं कर पाया, एग्जाम में फेल हो गया। ये कॉमनली बहुत बच्चों के साथ होता है। क्यों? क्योंकि उसने जब याद किया था, जो स्टोर किया था मेमोरी, वो कंपार्टमेंट एक्स में रखा। कौन सी स्टेट थी? कंपार्टमेंट एक्स। ये चीयरफुल स्टेट थी। वहां पहुंच के वो फियरफुल स्टेट में आ गया, और अब वो कंपार्टमेंट कौन से में ढूंढ रहा है? वाई कंपार्टमेंट में ढूंढ रहा है। सामान कहां रखा? एक्स में, ढूंढ रहा है वाई में, कुछ भी नहीं मिलेगा। वापस घर आया, मम्मा से पूछा, मम्मा को बताया और बोला कि सारे क्वेश्चंस मुझे याद आ गए। एग्जाम से बाहर निकलते वो सारे आंसर्स उसे याद आ जाते हैं जो वो भूल गया था। क्यों? क्योंकि वापस वो चीयरफुल स्टेट में आ गया, फियरफुल स्टेट खत्म हो गई, वापस वो एक्स ड्रॉर से सारी चीजें निकलनी शुरू हो गई। सेम टू सेम हमारे साथ होगा। जब जब हम नेगेटिव स्टेट में होंगे, माइंड के जितनी क्रिएटिविटी है खत्म, जितने स्किल हैं खत्म। तो अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें, कैसे चीयरफुल रखें, ये आपको आने वाले क्लासेस में हम सिखाएंगे। हाउ टू मेंटेन योर पॉजिटिव इमोशनल स्टेट, क्योंकि इमोशनल स्टेट आपके स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशनल स्टेट आपके बिहेवियर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ जोड़ूंगा। महाभारत का युद्ध चल रहा है, कृष्ण जी सारथी हैं, अर्जुन के रथ को सारथी की तरीके से लेकर गए दोनों सेनाओं के बीच में। बोले, पार्थ, ये रही दोनों सेनाएं, देखो ये रहे कौरव और ये रहे पांडव और ये रही सेनाएं, और तुम्हारे पास बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स तुमने ली हैं, बहुत सारे स्किल तुम्हारे पास में है, तुम दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर हो, खत्म कर डालो, इस युद्ध में विजयी बनो। ये कृष्ण का परसेप्शन था जो उन्होंने देखा। अर्जुन ने घटनाओं को देखा, सामने में सेनाएं खड़ी हैं, उन्हें वो सेनाएं नहीं दिखाई दी। उन्हें क्या दिखाई दिया? ये तो मेरा कजन है। कौन? दुर्योधन। ये तो मेरे तातश्री, मेरे पिताजी हैं, ताऊजी हैं, ये मेरे गुरुजी हैं, मैं किन के साथ युद्ध लड़ूं? ये तो सब मेरे ही रिलेटिव हैं। इमीडिएट उसने डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज कर दिया और फिर कहा, अच्छा मैं इन्हें मार के क्या पाऊंगा? ऐसे राज्य का क्या फायदा? मैं अपने ही रिलेटिव्स को मार के अगर मैं राज्य को पा भी लेता हूं, कोई फायदा नहीं। उसने धनुष बाण को त्याग दिया और डिप्रेशन की स्टेट में बैठ गए। कृष्ण भगवान, उनको ये माइंड की साइंस मालूम थी, वो तो अंतर्यामी थे, वही तो, इसलिए तो भगवान बोला जाता है उन्हें माइंड रीडिंग आता था, और उन्हें यह भी आता था कि कैसे लोगों की इमोशनल स्टेट चेंज करना है। इमीडिएट देखा कि ये नेगेटिव इमोशनल स्टेट में जा रहा है, और ये नेगेटिव इमोशनल स्टेट में गया तो एक्शन और रिजल्ट्स दोनों नेगेटिव होंगे। उन्होंने उसकी नेगेटिव इमोशनल स्टेट को पॉजिटिव करने के लिए गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक सुनाने पड़े, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने वो अपना विराट रूप दिखाया, और ये सब करने के बाद अर्जुन का इमोशनल स्टेट नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, और पॉजिटिव होने के बाद जैसे इमोशनल स्टेट पॉजिटिव हुआ, उसने अपनी सारी चीजों को डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज को दूसरे तरीके से किया, इमोशनल स्टेट पॉजिटिव किया, महाभारत का युद्ध जीता। माय डियर फ्रेंड, आज हम भी तो डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं इस महाभारत से लड़ रहे हैं। जीवन में जो समस्याएं हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो आ रहा है, बीमारियां, इस महाभारत का युद्ध ही तो चल रहा है। लेकिन इस युद्ध में और उस युद्ध में डिफरेंस यह है कि यहां पर सारथी भी हम हैं और लड़ना भी हमें ही है। अर्जुन भी हम हैं, कृष्ण भी हम ही हैं। अपना कृष्ण भगवान खुद बनना होगा। यह साइंस आपको माइंड के बारे में सिखाकर, माइंड की कंट्रोल आपके हाथ में देकर कहीं ना कहीं आपको यह अपना कृष्ण बनना सिखाएगी। कैसे अपनी इमोशनल स्टेट को हमेशा पॉजिटिव रखें और कैसे अपने स्किल को यूटिलाइज करते हुए हमेशा विजय प्राप्त करें इन लाइफ की महाभारत रूपी समस्याओं के सामने।
ये सिखाएगा आने वाले चैप्टर्स में। आप सीखेंगे हाउ टू कंट्रोल योर इमोशनल स्टेट। तो बेसिकली इस मॉडल में आपने सीखा रिसेप्शन, परसेप्शन, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 1 रिसीविंग, इवेंट 2 परसेप्शन, और इवेंट 2 जो आपने परसीव किया उसकी वजह से आपकी इमोशनल स्टेट चेंज हुई। कंट्रोल कहां पर है? क्या हम बाहरी घटनाओं को बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हमारा कंट्रोल हमारे परसेप्शन पर है। हम कौन से फिल्टर अप्लाई करेंगे ये हम डिपेंड करता है, और ये कंट्रोल आपके पास में, आप जब चाहें इन को चेंज कर सकते। तो अभी तक आपने जो सीखा वो क्या सीखा और उसमें से क्या क्या लर्निंग्स निकल कर आती हैं, टेक होम मैसेज क्या क्या है, हमें कैसे इस नॉलेज को डे टू डे लाइफ में यूज करना है। पहला हमने सीखा कि रिसीविंग और परसीविंग दोनों सेम नहीं होते। रिसीव हम सब कुछ करते हैं, परसीव हम डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइजेशन के द्वारा अपने खुद के फिल्टर लगाकर अपने माइंड के अंदर एक इवेंट 2 क्रिएट करते हैं। इवेंट 1 जो हम देख रहे होते हैं, इवेंट 2 जो हम परसीव कर रहे होते हैं, और इवेंट 2 की वजह से हमारा मूड चेंज होता है, इमोशनल स्टेट। और इमोशनल स्टेट हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, लेकिन लाइफ के इवेंट्स जो बार बार नेगेटिव हो रहे हैं हमारी इमोशनल स्टेट को चेंज कर रहे हैं। तो किसे कंट्रोल करें? क्या हमारा बाहरी घटनाओं पर कोई कंट्रोल है? नहीं। तो फिर किसको कंट्रोल किया जा सकता है? हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है, तो कैसे? अपने परसेप्शन को बदलकर। यानी क्या डिलीट करना है, क्या डिस्टॉर्ट करना है, क्या जनरलाइज करना है, ये आपके खुद के हाथ में है। कोई घटना जो आपके अंदर नेगेटिव इमोशनल स्टेट क्रिएट कर रही है, उसके अंदर कुछ अलग फिल्टर्स लगाने होंगे, कुछ अलग तरीके से डिस्टॉर्ट करना होगा। अल्टीमेट एंड रिजल्ट क्या चाहिए? पॉजिटिव इमोशनल स्टेट। ये आने वाले दिनों में सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा रिफ्रेमिंग टेक्निक के द्वारा कि कैसे अपने फिल्टर को चेंज करके हम अपनी इमोशनल स्टेट को पॉजिटिव रख सकते हैं। दूसरा मैसेज, एनएलपी गुरु मंत्र है, वी डोंट सी द थिंग्स द वे दे आर, वी डोंट सी द थिंग्स एज दे आर, वी सी द थिंग एज वी आर। यानी कि हम घटनाओं को वैसा नहीं देखते जैसा वो होती हैं, हम घटनाओं को वैसा देखते हैं जैसा हम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे बिलीफ हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारी आइडेंटिटी है, उसके हिसाब से हम फिल्टर चेंज करके अपना परसेप्शन बनाते हैं। सेम टू सेम एक गुरु मंत्र और है एनएलपी का, वो है पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर, पीपल्स आर नॉट देयर बिहेवियर, दे आर देयर एक्सपीरियंसेस। यानी कि उनका जो भी बिहेवियर है वो उनके एक्सपीरियंस की वजह से है। हम जनरली लोगों के बिहेवियर से इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन उस बिहेवियर के पीछे उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस नहीं देख रहे होते हैं। मान लीजिए किसी दोस्त के पास आप पैसा मांगने के लिए गए, आपको जरूरत थी, उसने मना कर दिया, आप उसे बहुत भला बुरा कहेंगे, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उसने बुरा ऐसा क्यों किया, उसने मना क्यों किया। क्योंकि उसके साथ 4 बार 4 दोस्तों ने उससे पैसा लिया, किसी ने नहीं लौटाया। ये जो उसका एक्सपीरियंस था ये यहां पे प्रिंट है। अब वो आपको भी उसी कैटेगरी में ले रहा है, जनरलाइज कर दे रहा है, और आपके साथ भी वैसा ही बिहेव कर रहा है। सेम टू सेम हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हमें उनको अगर समझना है, अपने आप को कूल डाउन रखना है, तो हमें समझना होगा उनके बिहेवियर को और उनके बिहेवियर के पीछे के फिल्टर्स को। और ये फिल्टर्स आप चेंज कर सकते हैं, ये प्रोग्राम आप चेंज कर सकते हैं। आने वाले दिनों में एक सेशन होगा जिसका नाम होगा मेटा प्रोग्राम। यानी आने वाले सेशंस में आप मेटा प्रोग्राम जब समझेंगे तब आप लोगों के प्रोग्राम समझ पाएंगे और उनके बिहेवियर को बदल पाएंगे। ये दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई, परसेप्शन इज नॉट रियलिटी, इट्स योर रियलिटी, नॉट द रियल रियलिटी, एंड नथिंग इज राइट और रॉन्ग, परसेप्शन मेक इट सो। कोई भी चीज अच्छा है बुरा नहीं होता, हमारा सोचना, हमारा देखने का नजरिया, और नजरिया बहुत कुछ कहता है। नजर को बदला जा सकता है, नजरिए को नहीं। नजर का ऑपरेशन तो संभव है, नजरिए का नहीं। मेरा उल्टा बोलना है, नजर का ऑपरेशन भी संभव है और नजरिए का भी, क्योंकि मैं एज ए आई सर्जन नजर का ऑपरेशन भी करता हूं, और नजरिए का ऑपरेशन अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आप कर सकते हैं। नजर को भी बदलें, नजरिए को भी बदलें। विजन, अपना विजन फोकस्ड रखें।
कौन से फिल्टर आप यूज कर रहे हैं देखते रहें। अल्टीमेट हमेशा रिसोर्सफुल स्टेट में रहें ताकि एंड रिजल्ट जो भी आप चाहते हैं वो आ सके। ये सारी चीजें आने वाले सेशंस में 1 बाय 1 आप एक्सप्लोर करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।